नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति करेंट क्विज। यह जो है वीडियो का लेक्चर 2 है, यानी इस पर जो है एक वीडियो लेक्चर 1 के रूप में अपलोड की जा चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसमें देखें जो विशेष क्या है, विशेष ये है कि यूपी पीसीएस चैप्टर वाइज में है और परीक्षा डाइजेस्ट सीरीज है। और इसमें देखें यूपी पीएससी चैप्टर की विशेषताएं इसमें क्या दी गई हैं, तो पूर्व दृष्टि, यानी पूर्व दृष्टि का मतलब विगत प्रश्नों का अवलोकन, यानी पूर्व में जो भी यूपी पीएससी में करेंट अफेयर्स संबंधी प्रश्न पूछे गए हैं उसका अवलोकन किया गया। इसके बाद अग्रदृष्टि, अग्रदृष्टि का मतलब विगत के आधार पर संभावित प्रश्न, जिसको केस कहा जाता है, यानी अग्रदृष्टि, यानी इसको दूरदृष्टि भी कर सकते हैं। दूरदृष्टि का मतलब सोचना विचारना, यानी विगत के आधार पर जो आपका पूर्व दृष्टि है उसके आधार पर, विगत के आधार पर संभावित प्रश्न क्विज, यानी जो संभावना बन सकती है, यानी उसी मॉडल के आधार पर जो है इस तरह से संभावित क्विज इस पर बनाया गया है। इसके बाद समग्र दृष्टि, समग्र दृष्टि का मतलब अध्ययन प्रश्नों पर आधारित जीके जीएस, यानी जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज दोनों है, यानी उसका समग्र है। समग्र का मतलब उसकी जानकारी जो है बैकग्राउंड सहित इसमें निहित है। तो ये इसकी विशेषता है। लेक्चर 1 में जो है हमने कवर किया था, इसमें देखें तो यह है इसकी समसामयिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रश्नकोश इसमें है। वार्षिक संकलन जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक घटना इसमें है। और इसमें जो है जो देखें तो अनुक्रमणिका जो है इसमें देखें तो राष्ट्रीय परिदृश्य, इस पर हमने चर्चा इसके लेक्चर 1 में किया है, यानी राष्ट्रीय परिदृश्य पर हमने चर्चा कर लिया है। अब यहाँ पर देखते हैं खेल, यानी उत्तर प्रदेश परिदृश्य को हम देखते हैं, 12वीं टॉपिक उत्तर प्रदेश परिदृश्य, यानी यूपी स्पेशल है, इसको इसमें कवर करते हैं। हालांकि इस 26 में टॉपिक है, लेकिन यूपी स्पेशल को इसमें देख लेते हैं कि यह जो है करंट क्विज के अंतर्गत जो है संभावित प्रश्न और विगत प्रश्न और समग्र जो प्रश्न है क्या है, इसको इस लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। और आई होप यह जो टॉपिक है या जो लेक्चर होगा वो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं, जिसमें देखें तो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली यूपीपीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2024, जिसका एग्जाम पीटी एग्जाम जो है 22 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित है। इसके अलावा देखें तो यह एसपीएससी के अंतर्गत इसको कवर करें तो 17वें बीपीएससी पीटी एग्जाम 2024, इसका एग्जाम देखें तो 13 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित है। इसके अलावा यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले आरओ एग्जाम 2023 के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। साथ ही अन्य राज्यों के एसपीएससी के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, एसएससी, यूपीट्रिपलएससी के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले, यानी लेक्चर 1 में जो हमने ये जो जिन घटनाओं को राष्ट्रीय परिदृश्य में देखा था उसको यहाँ पर थोड़ा सा मतलब एक अवलोकन कर लेते हैं। ये सारी जानकारी जो है लेक्चर 1 में दिया था। हालांकि बहुत संक्षिप्त लेक्चर था लेक्चर 1, लेकिन ये सारी जानकारी उसमें देने का प्रयास किया गया था। ये सब सारी जानकारी उसमें दिया गया है लेक्चर 1 में। और भी इसमें है, लेकिन हम जो चल रहे हैं वो देखते हैं, जो है वो यानी यूपी स्पेशल को कवर करते हैं। यानी नेक्स्ट पार्ट में हम यह भी देखेंगे विज्ञान, पर्यावरण एवं रक्षा परिदृश्य के अंतर्गत ये सारे जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये सारी जानकारी भी नेक्स्ट लेक्चर में कवर की जाएगी, यानी सब जानकारी दी जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में यह भी कवर किया जाएगा खेल परिदृश्य के अंतर्गत, यानी क्रिकेट, टेनिस, शतरंज, एथलेटिक्स सहित विभिन्न खेल आयोजनों प्रश्नोत्तरी जो है इस पर आधारित जो है ये इसको भी अन्य लेक्चर में कवर किया जाएगा। चलिए वीडियो का लेक्चर 2 कवर करते हैं और इसमें यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश परिदृश्य को देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का मैप है और यहाँ देखें तो यह राज्य की राजनीतिक इसमें होगा, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं, विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर प्रश्नोत्तरी इसमें है। तो पहला जो इसमें टॉपिक है उत्तर प्रदेश सम्मेलन और समारोह, यानी उत्तर प्रदेश सम्मेलन और समारोह पर आधारित जो प्रश्न है उसको देखते हैं। यह नवीनतम करंट अफेयर्स पर आधारित है और यहाँ जो दिया गया, हालांकि हमने देखा था इस विशेषताएं, तो यह विगत दृष्टि है। विगत का मतलब इस टॉपिक पर उत्तर प्रदेश के सम्मेलन और समारोह पर विगत यानी पूर्व में, पूर्व का मतलब बहुत ज़्यादा पूर्व में, 1-2 साल पूर्व की घटनाओं जो भी इस पर टॉपिक उत्तर प्रदेश सम्मेलन और समारोह के लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर पूर्व में पूछे गए प्रश्न उसको यहाँ देखते हैं किस तरह से पूछे गए थे। तो यूपीपीएससी के पूछे गए प्रश्न देख लेते हैं। सॉरी, इसमें देखें 2 से यानी 2 मार्च से 4 मार्च 2013 को उत्तर प्रदेश विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी। ये देखें तो यूपीपीएससी पीटी एग्जाम 2013 में पूछी गई थी। और इसमें अभिकथन और कारण पर भी पूछा गया था कि लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था। एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र को प्रस्तुत करना था। नीचे के से उत्तर का चयन करना था। तो यह जो यहाँ पूछा गया था आर पीटी री एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो यह देख सकते हैं इस टॉपिक पर जो पूछे गए जो है विगत दृष्टि के अंतर्गत यह है। अब इस पर बेस, यानी अब हम जो देखने जा रहे हैं इसमें वो अति संभावित जो प्रश्न बन सकते हैं, जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें संभावित प्रश्न क्या बनेंगे उसको देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर यह पहला प्रश्न इसमें शुरू करते हैं। यूपीपीएससी के लिए संभावित अधीनस्थ प्रश्न व्याख्या एंड स्ट्रैटेजी के सहित इसमें कवर की जाएगी। देखें नवंबर 2024 में 13वें राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है। इसमें देखें तो इसका सही आंसर सी है, यहाँ वाराणसी में, यानी 13वें बीज कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ, वाराणसी में। इस पर कई प्रश्न बन सकते हैं, यानी जो वाराणसी में राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन किया गया वो कौन सा आयोजन था, 13वां था, क्रम भी पूछा जा सकता है। कहाँ पर हुआ, तो यह उत्तर प्रदेश की जो धार्मिक नगरी है वाराणसी, वहाँ पर किया गया। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी देखें तो लखनऊ, जो 1925 से जो है राजधानी जो है लखनऊ बनाया गया, तब से देखें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनी हुई है। इसके बाद कानपुर देखें तो ये उत्तर प्रदेश का कमर्शियल कैपिटल है, यानी वाणिज्यिक राजधानी। प्रयागराज तो तीर्थराज प्रयागराज है, यानी यहाँ पर जो है देखें तो 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है प्रयागराज में, जो कि देखें प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित किया जाता है और 6
वहाँ पर प्रत्येक 6 जो वर्ष पर होता है वह अर्धकुंभ लगता है। हालांकि उसका नाम बदल करके अर्धकुंभ जो 2019 में लगा था, 19 में जो बदल करके इसको कुंभ कर दिया गया, और महाकुंभ जो होता है 12 वर्ष पर लगता है। थोड़ा सा ये जानकारी देख लें तो अपना देश तो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर कार्य करता है और पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। तो अपना देश तो अपने आप में अनोखा है। यहाँ पर डाइवर्सिटी इन यूनिटी यानी जो विविधता में एकता है वो एक अनूठी मिसाल अपने देश में या अलौकिक सांस्कृतिक सभ्यता का समन्वय अपने देश में देखने को मिलता है। तो अपने देश में देखें तो 4 जगह जो है महाकुंभ का आयोजन होता है। वो उत्तर से देखें, भारत के क्रम में अपने उत्तर से देखना शुरू करें तो सबसे पहले हरिद्वार में देखें तो गंगा नदी के किनारे जो महाकुंभ लगता है, यानी गंगा नदी की तट पर जो होता है हरिद्वार, उत्तराखंड में महाकुंभ का आयोजन होता है। दूसरे स्थान देखें तो ये प्रयागराज ही है जो उत्तर प्रदेश में देखें तो गंगा यमुना अदृश्यवस्ती के तट पर महाकुंभ का आयोजन होता है। तीसरा देखें तो मध्य प्रदेश में जो है क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में लगता है। और चौथा देखें तो गोदावरी नदी के तट पर जो है नासिक में जो है महाकुंभ का आयोजन होता है। हालांकि प्रत्येक अपने स्थान पर देखें तो 12-12 वर्ष पर लगते हैं, लेकिन यदि इन सबों को कोई देखना चाहे चारों को तो ये प्रत्येक 3-3 वर्ष पर मिल जाएंगे, यानी हर 3-3 वर्ष पर आपको महाकुंभ देखने को मिल जाएगा। हालांकि इस पर चर्चा करेंगे तो ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। हम यहाँ जो है क्विज को देख रहे हैं, यहाँ देख लें इसका व्याख्या, इसका आंसर जो सही रहा वाराणसी रहा। अब चलते हैं इसकी व्याख्या थोड़ा संक्षिप्त में समझ लेते हैं। देखें 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2024 का आयोजन हुआ तो देखें कब से कब 28 से 30 नवंबर 2024 के मध्य हुआ। कहाँ पर? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। किसके द्वारा हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल, ध्यान देना, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इसको ध्यान रखना है, और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र द्वारा बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र का सहयोग से किया गया। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इसके बारे में आगे नीचे है, लेकिन इसका देखें तो इसी को IRRI कहते हैं। और आगे हालांकि इसमें देख लेते हैं कि ये क्या स्थिति है इसके। अक्सर ये पूछ देता है कि कहाँ पर है, तो देखें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी शॉर्ट फॉर्म इसका देखें तो IRRI है की स्थापना तो वर्ष 1960 में फोर्ड और रॉक फेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई। इसका मुख्यालय देखें तो फिलीपींस के लास बैनोस में है। ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस के लास बैनोस में है। इसके बाद देखें साउथ एशिया रीजनल सेंटर यानी SARC, इसका देखें तो कहाँ पे स्थित है? भारत के वाराणसी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस साउथ एशिया रीजनल सेंटर कहाँ पे स्थित है? भारत के वाराणसी में स्थित है। और इसमें ध्यान दें कि भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट और IRI मीन्स IRI हमने देखा कि ये जो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका देखें मुख्यालय फिलीपींस के लास बैनोस में है। तो भारत सरकार और IRI की साझेदारी में वर्ष 2018 में कहाँ ISARC की स्थापना यानी ISARC की स्थापना की गई? वाराणसी में। यही ISARC है, यानी ISARC का मतलब इंडियन, और ये सब सारी स्थिति यहाँ पर है, यानी साउथ एशिया रीजनल सेंटर। और ये कहाँ पर स्थापित किया गया? 2018 वाराणसी में। तो इस प्रकार से यह एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जाता है। IRI को आपको ध्यान रखना है और ISARC को याद रखना है कहाँ पर है और इसका क्या किया गया, ये ध्यान रखना इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न जो देखने से पहले थोड़ा सा इसको और सोर्स से विस्तार इसका कर लेते हैं कि यह जो है क्या इसमें है, इसको थोड़ा और सोर्स से भी कवर कर लेते हैं। ये देखते हैं चर्चा में क्यों रहा है। यदि मेंस वगैरह में या मेंस हालांकि VT के हम टारगेट करके चल रहे हैं इस वक्त, यह लेक्चर है, लेकिन ये मेंस में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जो मेंस का है वह पार्ट VT में अपने आप कवर हो जाता है। तो चर्चा में क्यों रहा तो इसको देखते हैं। हाल ही में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के वरिष्ठ कृषि अधिकारी 7वीं ISARC समन्वय समिति यानी ICC की बैठक के लिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRI दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र यानी ISARC वाराणसी में एकत्र हुए। अभी मैंने देखा कि 28 से 30 नवंबर 2024 को। प्रमुख बिंदु देखें इसमें तो बैठक की अध्यक्षता करते हुए यानी IRI के अंतरिम महानिदेशक ने कहा कि ISARC दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चावल आधारित कृषि खाद्य प्रणाली में परिवर्तन से संबंधित सभी अनुसंधान के लिए साक्ष्य आधारित अनुसंधान केंद्र के रूप में उभर रहा है। इसमें महत्वपूर्ण है उसको कवर करते हैं। 2024 में कम मीथेन वाले, ध्यान देना है, 2024 में कम मीथेन उत्सर्जन वाले चावल की किस्मों के विकास और प्रीमियम गुणवत्ता वाले पौष्टिक चावल की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ध्यान देना है कि जो चावल का खेत होता है वो मीथेन उत्सर्जन के लिए पता ही होता है। अक्सर एग्जाम पूछ देता है कि मीथेन उत्सर्जन कहाँ पर होता है, तो चावल का खेत जो होता है वो मीथेन उत्सर्जन के लिए होता है, यानी उसमें मीथेन उत्सर्जन होता है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ISARC शुष्क बीज वाले चावल यानी DSR और वैकल्पिक आर्द्र एवं शुष्कन यानी AWB जैसे सर्वोत्तम कृषि विज्ञान और प्रबंधन पद्धतियों के प्रचार प्रसार पर काम कर रहा है। इसमें देखें तो DSR और IRI की प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रमों में से एक है जो तेजी से रोपण और परिपक्वता प्रदान करता है तथा जल और समय से दुर्लभ संसाधनों का संरक्षण करता है। यह मशीनीकरण के लिए मशीनीकरण के लिए अधिक अनुकूल और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करता है। ग्रीन हाउस गैसों का मतलब जैसे आपका ग्रीन हाउस गैस में मीथेन भी है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और नाइट्रस ऑक्साइड जलवाष्प इत्यादि भी जो है ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आती है। और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं, यानी वैश्विक जो तापमान ऊर्जा है यानी तापमान को बढ़ा देती हैं। सब कैसे देखें तो जो पारंपरिक पोखरों में रोपाई वाले चावल तकनीक की तुलना में जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं। IRI यानी ISARC ने अनुसंधान विस्तार, क्षमता विकास और प्रौद्योगिकी प्रसार में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया था। हमारे कृषि परिदृश्य के समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए ठोस समाधान प्रस्तुत किया है। इसमें देखें तो अल्ट्रा लो
ग्लाइसेमिक इंडेक्स, चावल की किस्मों, स्पीड ब्रीडिंग प्रोटोकॉल, डायरेक्ट सीडेड चावल और सीड्स विदाउट बॉर्डर जैसे कुछ उत्पत्तियों की चर्चा की गई और राष्ट्रीय साझेदारों और ISARC से तकनीकी सहायता के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में नवाचार बढ़ाने का आग्रह किया गया। अब ईरी के बारे में थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ईरी क्या है? तो ईरी एक स्वतंत्र गैर लाभकारी अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान है जिसकी स्थापना 1960 में फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस सरकार के समर्थन से की गई थी। इस संस्थान का मुख्यालय लॉस बोनोस फिलीपींस में है तथा इसके कार्यालय एशिया और अफ्रीका के 17 चावल उत्पादक देशों में है। ध्यान देना, 17 चावल उत्पादक देशों में, जिसमें से भारत भी एक है और भारत में वाराणसी में है। ईरी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका उद्देश्य चावल किसानों और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार लाना तथा भावी पीढ़ियों के लिए चावल उगाने वाला पर्यावरण की रक्षा करना है। प्रत्यक्ष बीजित चावल यानी DSR को देख लेते हैं क्या है। तो यह ध्यान दें, यह अनुत्पादक जल प्रवाह को कम करने वाला एक व्यवहारिक विकल्प है। DSR का तात्पर्य नर्सरी से पौधे रोपण के बजाय खेत में बोए गए बीजों से चावल की फसल उगाने की प्रक्रिया है। पारंपरिक चावल स्थापन प्रणाली में पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, यानी जो पारंपरिक खेती होती है इसमें चावल जो पानी की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है चावल पैदा करने के लिए। और जबकि DSR का तात्पर्य नर्सरी से पौधे रोपने के बजाय खेत में बोए गए बीजों से चावल की फसल उगाने की प्रक्रिया जो है DSR है। आगे देखें तो पारंपरिक चावल स्थापना प्रणाली में पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखें वैकल्पिक गीला करना और सुखाना, यानी ये जो है आपका EWD, यह एक जल बचत तकनीक है जिसका प्रयोग किसान चावल की पैदावार में कमी लाए बिना अपने खेतों में सिंचाई जल की खपत को कम करने के लिए कर सकते हैं। EWD में तालाब का पानी खत्म होने के कुछ दिनों बाद सिंचाई का पानी डाला जाता है, इसलिए खेत बारी बारी से पानी से भरा जाता है और कभी नहीं भरता है। चलिए दूसरा आपकी संभावित प्रश्न को देखते हैं जो एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखें यह है कि अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश में सिल्क एक्सपो 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर बी सही है, बी मीन्स लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। किसका? उत्तर प्रदेश सिल्क एक्सपो 2024 का। इसका व्याख्या समझ लेते हैं। तो यह है सिल्क एक्सपो 2024 आयोजित कब? 22 से 28 अक्टूबर 2024 को कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। उद्घाटन किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जरा ये क्या है, ध्यान देना है कि यह जो है उत्तर प्रदेश में सिल्क एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। इसका उद्घाटन किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। चलिए नेक्स्ट इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। तो यह है दूसरा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ध्यान देना, दूसरा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। तो यह है कि दूसरा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन देखें कब? 25 से 29 सितंबर 2024 को कहाँ पर? इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में। आयोजक उत्तर प्रदेश सरकार, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड यह जो रहा इसका आयोजक रहे। भागीदार देश इसमें वियतनाम रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भागीदार देश इसमें कौन रहा? तो वियतनाम रहा। ध्यान देना है, दूसरा है। इसके बाद देखते हैं तो सितंबर 2024 में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका भी आयोजन देखें तो ग्रेटर नोएडा में किया गया था। तो इसलिए दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि दूसरा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो और सेमिकॉन इंडिया 2024 दोनों का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। और उसको देख लेते हैं इसकी व्याख्या और उसको विकल्प प्रश्न को पहले समझ लेते हैं। विकल्प ही रहा कि यही इसका सही ग्रेटर नोएडा और विकल्प यहाँ पर जो है दिए गए हैं। तो इसको देखते हैं, ये इसकी व्याख्या रहा सेमिकॉन इंडिया 2024 आयोजन कब से? देखें तो यह 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य कहाँ पर? इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। मुख्य विषय थीम क्या इसमें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, ये इसका थीम रखी गई थी। चलिए इसको देख लेते हैं, आई दृष्टि के माध्यम से थोड़ा इसका विस्तार कर लेते हैं इसकी व्याख्या को। तो इसमें यह देखते हैं कि यह जो है ग्रेटर नोएडा में देखें तो 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में प्रदर्शनी का विषय, इस सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का केंद्रीय विषय यानी थीम था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, यानी यह था वैश्विक अर्धचालक उद्योग से जुड़े एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने वाला भारत विश्व का 8वां देश है। ध्यान देना, विश्व का 8वां देश है। भारत ने $1 ट्रिलियन डॉलर नहीं, ध्यान देना है कि भारत ने $1 ट्रिलियन का एक विशेष अनुसंधान कोष भी बनाया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू की गई है। ऊपर वाला हमने देखा था यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो दूसरा जो आयोजन किया गया उसकी व्याख्या भी आई दृष्टि के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन किया गया। यह इस ट्रेड शो का दूसरा संस्करण है। इस शो का पहला संस्करण देखें तो 21 से 25 सितंबर 2023 तक आयोजित किया गया था। इस वर्ष यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की थीम देखें तो सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। इस ट्रेड शो में वियतनाम ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग किया, यानी इसमें भी जानकारी है, इसको देखा जा सकता है। हालांकि इसकी जो है लेक्चर अपलोड किया जा चुका है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये सारी जानकारी जो इसमें है, हालांकि हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम जो है करंट क्विज का जो जानकारी देख रहे हैं तो यहाँ पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न यह आपका है कि सितंबर 2024 में ध्यान देना है, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर देखें ए है, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया। तो इसमें देख लेते हैं पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024। तो ये देख सकते हैं कब से, यानी 4 से 5 सितंबर 2024 की मध्य आयोजित किया गया। कहाँ? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। मुख्य विषय यानी थीम क्या इसकी थी? सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों का परिवर्तन, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया स्टेट पर, और उसकी थीम यह रखी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
चलिए अगला देख लेते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत प्रश्नों को। तो उत्तर प्रदेश में योजना परियोजना के टॉपिक के अंतर्गत देखते हैं। उत्तर प्रदेश की योजना परियोजना जो है उस पर आधारित जो विगत दृष्टि थी उससे क्या प्रश्न पूछे गए थे, यूपीपीएससी के पूछे गए प्रश्न देखें। तो यह था वुमेन पावर लाइन यानी 1090 योजना कब प्रारंभ की गई थी, ये देखें तो यूपीपीएससी मेंस 2017 में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की थी, ये देखें तो यूपीपीएससी पीटी एग्जाम 2021 में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किन योजनाओं के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई थी, ये देखें तो यूपीपीएससी पीटी एग्जाम 2021 में पूछा गया था। तो इस विगत दृष्टि के आधार पर हम जो है अब देखेंगे अग्र दृष्टि को, जो संभावित प्रश्न बनेंगे इस टॉपिक को देखते हैं। तो यहाँ पर यानी इस पर आधारित जो है यह प्रश्न देखें लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर। तो यूपीपीएससी के संभावित अध्ययन प्रश्न व्याख्या स्टैटिक जीके से इसमें देखें यह आपका है, यानी इसमें देखें 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग यूपी एग्रीज, ये इंपॉर्टेंट है, यूपी एग्रीज परियोजना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं इसमें क्या है कथन में। तो पहला इसको कथन को देखना यह है, इस परियोजना की लागत देखें 4000 करोड़ रुपये है, ऋण वापसी की अवधि 35 वर्ष और ब्याज दर 1.23% है। यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। परियोजना में होने वाले व्यय में केंद्र सरकार भी भागीदार है। इसमें देखें चौथा गलत है, इसमें जो है उपरोक्त यानी देखें तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, जबकि परियोजना व्यय होने वाले व्यय में केंद्र सरकार भागीदार नहीं है। लेकिन यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित है, सही है। ऊपर के यानी तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। चलिए इसको व्याख्या देखने में वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखें तो इस परियोजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव की स्वीकृति 1 अक्टूबर 2024 को यानी गांधी जयंती से पूर्व 1 अक्टूबर को की गई। स्वीकृति प्रदाता उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल परियोजना को सहायता प्रदान करेगा विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक WB। वित्त पोषण देखें इसका तो है 70:30 यानी 70:30 के अनुपात में विश्व बैंक के ऋण और राज्यांश की कुल 482 मिलियन अमेरिकी डॉलर। परियोजना लागत लगभग 4000 करोड़ रुपए, जिसमें विश्व बैंक से ऋण देखें तो 2737 करोड़ रुपए तथा राज्यांश देखें तो 1166 करोड़ है, यानी देखें 2737 करोड़ वर्ल्ड बैंक देगा और राज्य जो इसमें से 1166 करोड़ रुपए देगा। दोनों का रेशियो 70:30 का है और इसमें लागत इसकी कितनी है, टोटल 4000 करोड़ की है। इसमें देखें विश्व बैंक से ऋण लेने तथा राज्यांश उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदत्त। परियोजना को संचालित किए जाने हेतु परियोजना अवधि में देखें परियोजना का क्रियान्वयन देखें तो उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट यानी यूपी इंट्रास्ट द्वारा इस परियोजना का क्रियान्वयन पूछा जाएगा। परियोजना का क्रियान्वयन कौन करेगा, तो यूपी इंट्रास्ट करेगा, यानी उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट के द्वारा किया जाएगा। परियोजना की अवधि कुल 6 वर्ष है, यानी वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक। लक्ष्य इसका टारगेट क्या है, परियोजना क्षेत्र के कृषकों की आय में वृद्धि करके राज्य की अर्थव्यवस्था का विकास करना है। लक्ष्य ध्यान रखना है, कृषकों की आय में वृद्धि इसका टारगेट है। प्रस्तावित परियोजना में कई शामिल नवाचारी गतिविधियां कार्यक्रम क्या हैं, तो उच्च मूल्य विशिष्ट कृषि उत्पादों की क्रॉप क्लस्टर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करना, डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम एवं सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म की स्थापना करना, जेवर एयरपोर्ट जो कि ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट के पास एक्सपोर्ट हब की स्थापना, कृषि SEZ यानी सेज कृषि सेज की स्थापना करना, विश्व स्तरीय कार्बन क्रेडिट मार्केट की स्थापना करना, 2 से 3 विश्व स्तरीय हैचरी की स्थापना करना, 500 किसानों को सर्वोत्तम कृषि तकनीकी को देखने हेतु विदेशों में भ्रमण के लिए भेजना। ध्यान देना है कि 500 किसानों को सर्वोत्तम कृषि तकनीकी को देखने हेतु विदेशों में भ्रमण के लिए भेजना है। इसमें ध्यान दें कि ऋण की वापसी की अवधि क्या है, 35 वर्ष है। ब्याज दर कितना इस पर है, 1.23% है। मोरेटोरियम पीरियड क्या है, इसमें 7 वर्ष है। परियोजना व्यय में भागीदार नहीं है, केंद्र सरकार इसमें भागीदार नहीं है, ध्यान देना है। इसमें ध्यान दें कि मोरेटोरियम पीरियड 7 वर्ष की इसमें है। परियोजना जो व्यय है इसमें भागीदार केंद्र सरकार नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक 70% है और जो केंद्र राज्य जो इसमें है उत्तर प्रदेश का 30% हिस्सा इसमें, उसको ऊपर डिटेल से देख लिया था, तो सारी जानकारी इसमें काफी व्याख्या इसको हुई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि 29 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहाँ पर वरुण वेवरेजेज द्वारा स्थापित शीतल पेय बॉटलिंग एवं डेयरी उत्पाद संयंत्र का लोकार्पण किया गया, तो ध्यान देना एक गोरखपुर में। इसका आंसर सी यानी गोरखपुर में। क्या है यह, वरुण वेवरेजेज द्वारा स्थापित शीतल पेय बॉटलिंग एवं डेयरी उत्पाद संयंत्र का लोकार्पण किया गया 29 सितंबर 2024 को, किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, तो गोरखपुर में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो यह है कि शीतल पेय बॉटलिंग एवं डेयरी उत्पाद संयंत्र का लोकार्पण कब, 29 सितंबर 2024 को, कहाँ पर, गोरखपुर में। किसके द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। किसके द्वारा स्थापित है, वरुण वेवरेजेज लिमिटेड द्वारा स्थापित है। लागत राशि 1170 करोड़ रुपये है। इसके माध्यम से रोजगार लगभग कितने मिलेंगे, तो लगभग देखें तो 1500 युवाओं को यानी 1500 युवाओं को लगभग रोजगार इसके माध्यम से मिलने की संभावना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला इसमें है यह है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हरित सड़क और संरचना विकास योजना के तहत राज्य की पहली एकीकृत हरित सड़क कहाँ बनाई जा रही है, तो इसका आंसर सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखें तो उत्तर प्रदेश में जो है स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मेरठ में बनाई जा रही है। यह प्रश्न अक्सर पूछा गया है, तो ध्यान देना है कि यह राज्य की पहली एकीकृत हरित सड़क बनाई जा रही है, वो मेरठ में है। चलिए इसको देख लेते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में पहली एकीकृत हरित सड़क, राज्य की पहली एकीकृत हरित सड़क बनाई जा रही है मेरठ में। इसका निर्माण किया जाएगा मुख्यमंत्री हरित सड़क और संरचना विकास योजना CM ग्रिड्स के तहत। इस संबंध में जानकारी प्रदत्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जानकारी दी गई। कब ये जानकारी दी गई तो देखें 24 अगस्त 2024 को। यह हरित सड़क परियोजना होगी लगभग 2.15 किलोमीटर से अधिक लंबी होगी, यानी 2.25 किलोमीटर से देख सकते हैं, 2.25 किलोमीटर के आसपास होगी, यानी 2.15 किलोमीटर से अधिक लंबी होगी। इस परियोजना के पूरी होने की अवधि देखें तो यह जो पूरी होगी जून 2026 तक पूरी होगी। परियोजना की अनुमानित लागत देखें तो 40 करोड़ रुपये आएगी। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यह आपका है कि 22 अगस्त, इसमें देखें 22 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन IIT, BHU और डेनमार्क के बीच रणनीतिक गठबंधन ने कहाँ स्वच्छ नदियों पर नवाचारी स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना का अनावरण किया है। तो इसका आंसर B है, मीन वाराणसी में IIT, BHU है और डेनमार्क है। इसमें रणनीतिक गठबंधन स्वच्छ नदियों पर नवाचारी स्मार्ट प्रयोगशाला जो है यह वाराणसी में किया गया। इसको देख लेते हैं विस्तार से इसकी व्याख्या। तो इसमें देखें स्वच्छ नदियों पर नवाचारी स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना अनावरण 22 अगस्त 2024 को कहाँ पर, वाराणसी में अनावरण किया राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन IIT, BHU और डेनमार्क के बीच रणनीतिक गठबंधन ने। इसमें ये देखें SLCR की स्थापना की गई कहाँ पर, वाराणसी में। SLCR की स्थापना कहाँ की गई, वाराणसी में। इंपॉर्टेंट है। यह गठबंधन एक अनूठी त्रिपक्षीय पहल है। भारत सरकार, इसमें देखें भारत सरकार जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय इसमें है, यानी पहला इसमें है, और दूसरा IIT, BHU है, तीसरा डेनमार्क सरकार है, यानी 3 जो है इसमें शामिल हैं। एक बार पुनः इसमें देखते हैं तो यह जो है SLCR की स्थापना कहाँ की गई है, तो वाराणसी में। और यह एक गठबंधन देखें तो अनूठी त्रिपक्षीय पहल है जिसमें भारत सरकार है, भारत सरकार का जो मंत्रालय है जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग इसमें शामिल है, IIT, BHU है और डेनमार्क सरकार के बीच ये त्रिपक्षीय अनूठी पहल है इस गठबंधन के लिए। अगला देखते हैं। तो अगला यह प्रश्न आपका है कि 8 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इस अभियान के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितनी युवाओं को बैंक से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर B है, 1 लाख। यानी कितनी युवाओं को प्रतिवर्ष, तो 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष होगा ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। इसको व्याख्या समझ लेते हैं। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को देखें तो यह प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया इसको कब, 8 अगस्त 2024 को। उद्देश्य इसका देखें तो यह है प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। ध्यान देना, स्वरोजगार से जोड़ना है, जिसमें शिक्षित और प्रशिक्षित युवा शामिल रहेंगे। इस योजना का प्रावधान किया गया वित्तीय वर्ष 2024-25 के मूल बजट में। ध्यान देना, बजट में शामिल है। इस अभियान के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को बैंक से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। यानी प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। तो 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कितनी राशि की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। तो इसमें जो इसका आंसर है C है, यानी 13,000 करोड़ रुपये से अधिक। यानी ध्यान देना, कितनी राशि की अनेक परियोजनाएं, तो 13,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया कौन, PM मोदी ने 23 फरवरी 2024 को वाराणसी में। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। 23 फरवरी 2024 को उद्घाटित और आधारशिला रखी गई परियोजनाओं की लागत देखें 13,000 करोड़ रुपये से अधिक है। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया UP-सीडा, ध्यान देना, UP-सीडा एग्रो पार्क करखियाओं में। ध्यान देना है कि यह जो है वाराणसी में जो है UP-सीडा एग्रो पार्क करखियाओं में बनास काशी संकुल दूध प्रसंस्करण यूनिट, यह ध्यान देना है कि यह उद्घाटन किया गया UP-सीडा एग्रो पार्क करखियाओं में बनास काशी संकुल दूध प्रसंस्करण यूनिट। इसके बाद देखें तो HPCL का LPG बाटलिंग प्लांट। इसके बाद UP-सीडा एग्रो पार्क में विभिन्न आधारभूत और संरचना कार्य और सिल्क फैब्रिक प्रिंटिंग कॉमन फैसिलिटी का उद्घाटन। इसके बाद देखें तो सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम फेज 1 और डिस्ट्रिक्ट राइफल शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया। उद्घाटन हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 23 फरवरी 2024 को PM मोदी द्वारा वाराणसी में इन सारी योजनाओं का उद्घाटन किया गया। इसके बाद आधारशिला क्या इन्होंने रखी, तो देखें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT, BHU में नए मेडिकल कॉलेज और नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग, यानी इसमें देखें नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे पैकेज 1 के निर्माण की भी आधारशिला रखी है। इसमें जो हमने चर्चा किया था, यानी उसमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को देख लेते हैं। इसमें आय दृष्टि के अंतर्गत इसमें यूपी स्पेशल में किस तरह से इसकी व्याख्या है, डिटेल व्याख्या। तो 8 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। उल्लेखनीय कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 के मूल बजट में इस अभियान का प्रावधान किया था। इसमें देखें ज्ञातव्य कि इस अभियान के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्योग स्थापित हो सकेंगे। इसमें देखें कि इस प्रकार आगामी 10 वर्षों में 10 लाख
युवा स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे। अब इसमें आय दृष्टि की कुछ योजनाओं को जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो इसमें देखें उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल को देख लेते हैं। तो 7 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। 176 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल, ध्यान देना है। इसमें कक्षा 6 से 12 तक छात्र छात्राओं को आवासीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई गई। ध्यान देना है कि आवासीय शिक्षा इसमें 6 से 12 तक। ध्यान दें कि देश में पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने वर्ष 1960 में लखनऊ में स्थापित किया था। ध्यान देना, देश का पहला सैनिक स्कूल था यह 1960 में लखनऊ उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में स्थापित किया गया है। पूर्वांचल का पहला जो है सैनिक स्कूल वो गोरखपुर में, और इसका जो लोकार्पण किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया। अगला देख लेते हैं। तो इसमें जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के बारे में देखें तो 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैफियरगंज गोरखपुर में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर को उद्घाटन किया। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियाई किंग गिद्ध एशियन किंग वल्चर के संरक्षण को समर्पित विश्व का पहला, ध्यान देना, विश्व का पहला केंद्र है। यह केंद्र 5 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित है। इसके बाद देखें रोड टू स्कूल कार्यक्रम को देख लेते हैं। तो यह है 20 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। इसमें ध्यान दें कि रोड टू स्कूल कार्यक्रम जो है यह स्कूल चलो कार्यक्रम का एक नया रूप लॉन्च किया गया है और यह निपुण भारत मिशन के अंतर्गत है, यानी स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत ही यह रोड टू स्कूल कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। अब थोड़ी जानकारी अभी जल्दी से देख लेते हैं। इसमें 1 अगस्त 2024 को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पहले स्थान पर महाराष्ट्र। देश की अर्थव्यवस्था में प्रदेश का योगदान बढ़कर देखें 9 से 10% तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हो चुका है। उत्तर प्रदेश प्राइवेट कारपोरेट निवेश को आकर्षित करने में देश में प्रथम स्थान पर है, यानी प्राइवेट कारपोरेट निवेश को आकर्षित करने में देश में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश को डाटा सेंटर के हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। लखनऊ में देखें, लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण पूर्ण हो गया है। इसके बाद ये देखें तो गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा हो गया है। आगे से देखते हैं तो मेरठ में हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश के पहले फार्मा पार्क का निर्माण ललितपुर जनपद में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश में 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य है। सभी 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला राज्य है। देश में डिजिटल लेनदेन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। देश के खाद्यान्न उत्पादन में ध्यान दें, देश के खाद्यान्न उत्पादन में 20% योगदान साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। सीरा, एल्कोहल, एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। ध्यान दें, सीरा, एल्कोहल और एथेनॉल के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इसके बाद हालांकि इस पर वीडियो के पूर्व के अंत में इस विषय में सारी जानकारी दी गई है, लेकिन आप थोड़ा जानकारी एक और कवर कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण 2024 को, इसमें देखें उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित 31 जुलाई 2024 को इस विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर राज्य में राजधानी क्षेत्र SCR स्टेट कैपिटल रीजन का गठन का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों, इसमें लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत 6 जिले, ध्यान देना कि अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि लखनऊ को स्पर्श कौन कौन से जिले करते हैं, तो लखनऊ को यही 5 जिले स्पर्श करते हैं जिनको मिलाकर SCR बनाया जा रहा है। तो देखें लखनऊ है, हरदोई है। हरदोई को देखें तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला देखें तो लखीमपुर खीरी है। दूसरे स्थान पर देखें तो वह सोनभद्र, तीसरे स्थान पर ही हरदोई है और चौथे स्थान पर सीतापुर ही है और 5वें स्थान पर जो है प्रयागराज इलाहाबाद है। तो इसमें देखें यानी तीसरा और चौथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में बड़े जिले हैं जिसमें शामिल हैं SCR में, यानी इसमें देखें तो लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी के 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को SCR में शामिल किया गया है। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में होगा। इस उपकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे। ध्यान देना है कि इसके जो उपाध्यक्ष होंगे वो मुख्य सचिव होंगे, यानी कोई निर्वाचित व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि यह देखें तो एक नौकरशाह जो मुख्य सचिव होंगे वह उपाध्यक्ष होंगे और जबकि अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, जनता का प्रतिनिधि होगा। ध्यान देना है इस चीज़ को लेकर के, यानी इसमें उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री या अन्य कोई विभाग का मंत्री नहीं बल्कि उपाध्यक्ष जो है वो मुख्य सचिव होंगे। उत्तर प्रदेश का जो भी मुख्यमंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष हो जाएगा और जो ही मुख्य सचिव होगा उपाध्यक्ष हो जाएगा। एक और देख लेते हैं इसमें तो उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024 को देख लेते हैं जल्दी से। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित 21 जुलाई 2024 को यह विधेयक लोक प्रयोजनार्थ नजूल संपत्तियों के आरक्षण का उपबंध करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए पारित किया गया है। उल्लेखनीय कि वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऐसे भूखंड है जिन्हें नजूल भूमि, ध्यान देना, नजूल भूमि या नजूल लैंड कहा जाता है। ये ऐसे भूखंड है जो विभिन्न निजी व्यक्तियों, ध्यान देना इसमें है क्या, ऐसे भूखंड है जो विभिन्न निजी व्यक्तियों, निजी संस्थाओं को पट्टे पर लीज आउट पर दिए गए हैं। ये भूखंड पूर्ववर्ती सरकारी अनुदान अधिनियम, ये भूखंड पूर्ववर्ती सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 देखें, बहुत पुराना, और उसके बाद के सरकारी अनुदान उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1960 के तहत जारी अनुदान के रूप में दिए गए हैं। नवीनतम विधेयक में प्रावधान है कि नजूल भूमि के ऐसे पट्टाधारक जिनका पट्टा अभी चालू और नियमित रूप से पट्टा किराया जमा कर रहे हैं और पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया, उनका 30 वर्ष का नवीनीकरण होगा। ऐसे इसमें ध्यान दें कि ऐसी भूमि पट्टे की अवधि समाप्त होने पर राज्य सरकार के स्वामित्व में आ जाएगी।
इसमें ध्यान दें तो इस विधेयक के अनुसार सरकार पट्टे की भूमि को फ्री होल्ड नहीं करेगी और जिनका फ्री होल्ड के लिए पैसा जमा है तो उसे जमा किए जाने की तिथि से भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की निधियों की सीमांत लागत आधारित उधार दर यानी MCLR के ब्याज पर आगमन करते हुए धनराशि वापस की जाएगी। नजूल भूमि का पूर्ण स्वामित्व निजी व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया जाएगा। ध्यान देना है कि नजूल भूमि का पूर्ण स्वामित्व जो है निजी व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया जाएगा। न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित आवेदन अस्वीकृत समझे जाएंगे यदि पट्टा अवधि समाप्त होने पर तत्कालीन पट्टेदार स्वयं ऐसी भूमि का कब्जा अभ्यरण नहीं करता है तो ऐसे अवैध कब्जे को खाली कराया जाएगा और पट्टे की समाप्ति की तिथि से भूमि का किराया जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियत दर के अनुसार वसूला जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 भी है। इसमें देखें उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित 21 जुलाई 2024 है। इस विधेयक में नए स्थापित विश्वविद्यालयों के नामकरण और उनके नाम से राज्य शब्द हटाने का प्रावधान किया गया। ध्यान देना, इसमें राज्य शब्द हटाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इन विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार भी निर्धारित किए गए हैं। और इसके बाद उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 है। ये भी 21 जुलाई को पारित है। इसमें देखें तो इसमें यह वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें देखें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित 21 जुलाई 2024 को लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाना है। इस विधेयक के तहत उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड, निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण और निर्माण क्षेत्र समिति का गठन किया जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड के अध्यक्ष होंगे यानी मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। इसके तहत निर्माण क्षेत्र द्वारा स्थापित किए जाने वाले रिवॉल्विंग फंड के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपये की राशि का प्रथम योगदान दिया जाएगा। ध्यान देना है कि $1 ट्रिलियन का बनाने का जो टारगेट रखा गया 2027 तक रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ध्यान रखना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को जल्दी से देखते हैं। यह विधेयक 30 जुलाई 2024 को पारित किया गया उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा। उद्देश्य देखें राज्य में धर्म परिवर्तन संबंधी घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकना और ऐसे अपराध करने वाले अभियुक्तों को कठोर सजा दिलाना है। इस विधेयक में देखें नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के अवैध मतांतरण में न्यूनतम 5 वर्ष से अधिकतम 14 वर्ष के कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें ये देखें सामूहिक अवैध मतांतरण में न्यूनतम 7 वर्ष, अधिकतम 14 वर्ष तक के कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपये के देखें तो इसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सारी जानकारी इसमें दी गई है, हालांकि पूर्व की वीडियो में सब सारी जानकारी हम दे चुके हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 को देख लेते हैं अंतिम इसके जो अंक के रूप में इस लेक्चर के फिर वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में कवर किया जाएगा। हालांकि इस पर बहुत महत्वपूर्ण वीडियो पूर्व अंक बनाकर अपलोड की जा चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें देखें तो यह 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 को पारित किया गया। इस विधेयक में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1998 के प्रावधानों में बदलाव करते, ध्यान देना है 1998 प्रावधान में बदलाव करते सार्वजनिक परीक्षाओं पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को रोकने हेतु कड़े प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार और पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास और अधिकतम 1 करोड़ रुपये की जुर्माने का प्रावधान शामिल है। विधेयक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कौन शामिल, ध्यान दें UPPSC है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPTPSC है, राज्य विश्वविद्यालय के साथ साथ उसके द्वारा नामित प्राधिकरणों निकाय ऐसी एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं को शामिल किया गया है। इसमें सरकारी नौकरियों के नियमितीकरण तथा पदोन्नति के लिए होने वाली परीक्षाओं को भी शामिल किया गया है, ये भी शामिल इसमें है। विधेयक के तहत यदि पेपर लीक और नकल सहित परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों में परीक्षा संस्थान या परीक्षा कराने वाली एजेंसी संलिप्त पाई जाती है तो उसके कारण होने वाली वित्तीय बोझ की वसूली संबंधित व्यक्ति संस्था एजेंसी की जाएगी। परीक्षा को प्रतिकूल से प्राप्त करने वाली कंपनियां सेवा प्रदाता को हमेशा के लिए काली सूची ब्लैक लिस्ट डालने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में छात्रों को कारावास या जुर्माने के दंड की परिधि शामिल नहीं किया गया है। ध्यान देना कि इसमें छात्रों को कारावास या जुर्माने के दंड की परिधि शामिल नहीं किया गया है। अनुचित साधनों के प्रयोग में छात्रों के शामिल होने पर उनका परीक्षा परिणाम रोककर उन्हें 1 वर्ष की अगली परीक्षा की चलन से रोक दिया जाएगा। अगला इसमें है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण अभियान जन अभियान 2024 है। 20 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री ने एक दिन में प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का शुभारंभ लखनऊ में कुकरेल नदी तट पर स्थित स्वामित्र वन में किया गया। ये सारी जानकारी इसमें है। यह पूर्व की वीडियो में हम यहाँ पर इसको जानकारी दे चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल नहीं करते हैं। इसमें ये थोड़ा सा इसको कवर कर ही लेते हैं जब इतना कर लिया। तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरिशंकर वृक्ष वाटिका का स्थापित किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लक्ष्य 2027 तक 175 करोड़ पौधरोपण के माध्यम से 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण को देखें वर्तमान में 9.23% से बढ़ाकर 15% करना। देखें 2021 का जो था उसके हिसाब से जो है उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण और वनावरण 9.23 है, जिसमें 3.08 जो है वह वृक्षावरण है। शेष देखें तो 6.15 जो है उत्तर प्रदेश में वनावरण है और 3.08 जो है वह आपका वृक्षावरण है। ओवरऑल 9.23% उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण और वनावरण। इसको 2030 तक बढ़ाकर 15% करना, ये इंपॉर्टेंट है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण अभियान 2024 के तहत प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए एक दिन में लगभग 36.5 करोड़ पौधों का रोपण किया। इस अभियान पर सोनभद्र में सर्वाधिक 1.5 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया। इसके बाद यह प्रयागराज में है। इसके बाद यह सारी जानकारी इसमें दी गई, इसको देख सकते हैं। प्रयागराज को भी कवर कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के इस शहर में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यालय आयोजित किया गया 16 जुलाई 2024 को। यह कार्यक्रम इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में भारतीय संविधान को अंकित किए जाने और भारत गणराज्य की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में की गई थी। तो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के नेक्स्ट अंक में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे।